तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2020 में आई मूवी डार्लिंग्स को। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हाल ही में मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने बताया है कि आखिर क्यों लाल सिंह चड्ढा फिल्म बॉयकॉट की जा रही है। आप वीडियो को देखें और इस फिल्म से जुड़े अपने विचार उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल नया है तो आप चाहें तो सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम बदरू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने प्रेमी हमजा से मिलने के लिए गई होती है। दोनों ही लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ थे और बदरू हमजा से शादी करना चाहती थी, पर हमजा का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए शादी टल रही थी। पर अब हमजा को इंडियन रेलवे में TC की नौकरी मिल जाती है, तो अब दोनों ही लोग शादी करने का सोच लेते हैं। अब यहाँ से कहानी 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि अब बदरू और हमजा शादी करके खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमजा खाना खा रहा होता है कि तभी उसके खाने में कंकड़ आ जाता है, तो बदरू अपना हाथ आगे कर देती है ताकि वो उसी में कंकड़ निकाल सके। थोड़ी देर बाद एक और कंकड़ उसके मुंह में आ जाता है, पर इस बार वो उसके हाथ में कंकड़ नहीं निकालता बल्कि उसके गले को पकड़ते हुए उसे ले जाता है और उसे बहुत मारता है, वो भी बस इसलिए क्योंकि उसके खाने में कंकड़ आ गया था। अब अगले दिन सुबह सुबह हमजा बदरू से बड़े प्यार से बात कर रहा होता है और उसने कल रात जो उसके साथ किया उसके लिए माफी मांगते हुए प्यार जता रहा होता है। हमजा का प्यार देख के बदरू पिघल जाती है क्योंकि उसे लगता था कि हमजा दारू पीने के बाद ही उसे मारता पीटता है, तो इसमें हमजा की गलती नहीं है बल्कि दारू की गलती है। और हमजा अपने आप को ऐसा दिखाता भी था जैसे उसे बहुत दुख होता है बदरू को चोट पहुंचाने के बाद, लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं बल्कि दारू की गलती है। शादी के इतने साल होने के बाद बदरू की 2 बड़ी ख्वाहिशें थी कि उसका एक अच्छा घर हो और एक बच्चा हो, तो वो बस इसी बारे में बात करती रहती थी, लेकिन हमजा बस हाँ हाँ करते हुए उसे टहलाते रहता था। अब बदरू सारा काम खत्म करने के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है जो 2-4 घर छोड़कर रहती थी। माँ को पता था कि हमजा बदरू को मारता पीटता है और वो उसे कई बार समझा चुकी थी कि हमजा को छोड़ दो, पर बदरू हमजा से इतना प्यार करती थी कि उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी, बल्कि यही सोचती थी कि एक दिन हमजा जरूर बदलेगा। अब हम देखते हैं कि हमजा अपने बॉस के केबिन का वॉशरूम धो रहा होता है। हमजा TC की नौकरी करता था, पर उसका बॉस उससे अपने सारे काम करवा लेता था और बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। हमजा सुबह शाम दिन रात बस दारू ही पीता रहता था और रात में जाकर अपनी बीवी को मारता पीटता था और सुबह फिर से प्यार जताने लग जाता और 3 साल से बस यही होते आ रहा था। हमजा अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाया था और बाकी जहाँ काम करता था वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं थी, तो इन सभी चीजों की भड़ास वो अपनी बीवी को मारकर उतारता था। अब हम जुल्फी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि माँ और बदरू के यहाँ आया करता था सेकंड हैंड चीजें बेचने के लिए। उन दोनों को ये लगता था कि शायद जुल्फी बदरू को पसंद करता है, तो इस बात का फायदा उठा के वो उससे सस्ते में चीजें ले लिया करते थे। बदरू सोचती है कि अगर हमजा की दारू छूट जाए तो शायद वो सुधर जाएगा, इसीलिए वो मेडिकल से दारू छुड़वाने वाली दवा ले आती है और खाने में मिला देती है, लेकिन हमजा को ये बात पता चल जाती है, तो इस बात के लिए भी वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है और पूरे शरीर भर में जख्म दे देता है। अगले दिन माँ फिर से उसे समझाती है कि अब तो अपना दिमाग खोलो और उसका कुछ करो, पर बदरू उनकी बातों को नहीं सुनती और सोचती है कि एक और तरीका है हमजा को बदलने का। बदरू सोचती है कि अगर उनका बच्चा हो जाए तो शायद बच्चे के आने के बाद हमजा बदल जाएगा, इसलिए वो एक लाल कलर की कामुक ड्रेस मंगवाती है ताकि उसे पहनकर जब वो हमजा के पास जाए तो उसका दिल मचल जाए और फिर बच्चा होने का प्रोसेस हो जाए। पर उस वक्त वहाँ पर रमन काका आ जाते हैं क्योंकि कॉलोनी में बिल्डर आया हुआ था जो कॉलोनी तोड़कर नई बिल्डिंग बनाकर उसमें फ्लैट देने वाला था। कॉलोनी में सभी लोग मान गए थे सिवाय हमजा के, तो उसी के चक्कर में सब अटका हुआ था, तो बदरू खुद ही बिल्डर से बातचीत करने चली जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ हमजा आ जाता है और बदरू को वहाँ देखकर उसे तुरंत घर लेकर चला जाता है। बदरू हमजा को समझाने की कोशिश करती है कि हमें बहुत अच्छा घर मिलेगा, लेकिन उसी वक्त हमजा बदरू द्वारा लाई गई नई हील्स वाली सैंडल देख लेता है, तो उसे लगता है कि बदरू स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रही है, तो अब वो उन दोनों ही बातों का गुस्सा उसको मार कर निकालता है और बदरू उसे समझाने की कोशिश करती रह जाती है, पर हमजा उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी हैवानियत के चलते वही करता है जो रोज करते आ रहा था। अगली सुबह हमजा फिर उसी तरह प्यार से बदरू को मनाने के लिए आता है, पर इस बार बदरू नहीं मानती, तो हमजा गुस्सा के वहां से चला जाता है, जिससे कि ये समझने मिलता है कि वो सुबह भी बस ऐसे ही प्यार दिखाता था, लेकिन अंदर से वो वही इंसान था जो रात को होता था और गलती दारू की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी, क्योंकि दारू उसे हैवान शैतान नहीं बनाती थी बल्कि अपनी खुद की सोच के चलते वो बदरू पर
ऊपर जुल्म करता था। बदरू के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, तो वो उसी गुस्से में घर की चीजें तोड़ने लग जाती है कि तभी वहाँ जुल्फी आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि फिर से हमजा ने उसे मारा है और वो हमेशा से ही बदरू के चोट के निशान देखते आ रहा था, तो उसे पता था कि उसके साथ क्या होता है। जुल्फी बिना किसी को बताए पुलिस स्टेशन जाकर एक पुलिस वाले के जुगाड़ से हमजा के नाम कंप्लेन लिखवा देता है और फिर तब पुलिस बदरू को स्टेशन बुलाती है, जिसके साथ माँ भी आ जाती है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें बुलाया क्यों गया है, पर जब पता चलता है तो वो भी हमजा के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने को राजी हो जाती हैं। पुलिस ऑफिसर राजा राम को भी बदरू के चोट के निशान देखकर समझ आ गया था कि हमजा उसके ऊपर जुल्म करता है, इसलिए उनको सपोर्ट देते हुए कंप्लेन लिखने लग जाता है। तभी बदरू आखिरी बार हमजा से मिलने के लिए जाती है तो हमजा उसके सामने रोने लग जाता है और अपने आप को जानवर और ना जाने क्या क्या बोल के इमोशनल ड्रामे करने लगता है। उधर कंप्लेन लिखवाते वक्त माँ कहती हैं कि ना जाने क्यों दारू पीने के बाद मर्द जल्लाद बन जाते हैं, तो पुलिस ऑफिसर बस एक ही बात कहता है कि औरत उन्हें बनने देती है। हमजा ये भी कहता है कि अगर उनका बच्चा होगा तो वो दारू छोड़ देगा और इसी तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कई तरह की बातें कहने लग जाता है। बदरू एक बार फिर उसकी बातों में आ जाती है और कंप्लेन वापस लेने के लिए कहने लगती है और माँ के लाख समझाने पर भी बदरू उनकी एक भी नहीं सुनती। माँ उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाती हैं कि एक बार एक जंगल में बाढ़ आ गई थी। नदी किनारे एक मेंढक आराम से बैठा हुआ था कि तभी रोते हुए उसके पास एक बिच्छू आता है और उससे कहता है कि मुझे ये नदी पार करा दो। तो मेंढक उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे काट लिया तो? बिच्छू कहता है कि अगर मैंने तुम्हें काटा तब तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, तो मैं खुद को क्यों मारूंगा। ये बात सुनकर मेंढक उसे अपने ऊपर बैठाकर नदी पार कराने के लिए राजी हो जाता है। अब दोनों ही लोग हंसी खुशी नदी पार करने लगे, पर जैसे ही नदी के बीच पहुंचे तो बिच्छू ने अपना डंक उठाया और मेंढक को काट लिया। मेंढक ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बिच्छू कहता है कि मैं बिच्छू हूँ, काटना मेरी फितरत है। इस कहानी से माँ बदरू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ मर्द लोग बिच्छू होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते। बदरू थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि ये कहानी आपकी है क्योंकि पिताजी आपसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए आपको छोड़कर चले गए और मैं और हमजा आप और अब्बू जैसे नहीं हैं। दरअसल बात ये थी कि जब बदरू छोटी थी तो उसके पिताजी घर छोड़कर ही चले गए थे, तो माँ ने जगह जगह काम करके अकेले ही बदरू को पाला था और वो छोड़कर क्यों गए, कहाँ गए, किसी को भी नहीं पता था। अब हम देखते हैं कि सभी लोग टैक्सी में घर जा रहे होते हैं, तो हमजा को लगता है कि शायद माँ ने उसकी कंप्लेन करी थी, इसीलिए उनको अजीब तरह से छूते हुए परेशान करने लग जाता है। माँ उसका हाथ पकड़कर कहती हैं कि जो लोग औरत पर हाथ उठाते हैं उसे नामर्द कहा जाता है। इस बात पर हमजा गुस्सा जाता है और माँ को ये घूंसा मार देता है। माँ तुरंत टैक्सी से उतर जाती हैं और बदरू से पूछती हैं कि आज तुम्हें फैसला करना ही होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। इतना सब होने के बाद भी बदरू हमजा के खिलाफ खड़ी नहीं होती, तो अब माँ उससे कभी भी बात ना करने का सोचकर वहाँ से चली जाती हैं। अब कहानी यहाँ से 1 महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हमजा अपने ऑफिस में मस्ती मजाक कर रहा होता है कि तभी उसे पेट के राइट साइड में जोर से दर्द शुरू हो जाता है, तो वो सीधा डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर उसे बताती हैं कि दारू पी पी के तुम्हारा लीवर खराब हो चुका है, तो बेहतर है कि तुम दारू छोड़ दो वरना कुछ दिन बाद तुम लुढ़क जाओगे। ये खबर सुनने के बाद टेंशन में आके हमजा घर जाता है, तो उसे बदरू सरप्राइज देते हुए बताती है कि वो पेट से है। हमजा इस बात से काफी खुश होता है और कहता है कि मैंने वादा किया था कि बच्चा होने के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, तो अब से मैं दारू छोड़ रहा हूँ। और ये सुनकर बदरू काफी ज्यादा खुश होती है, पर असलियत तो ये थी कि हमजा अपने फायदे के लिए दारू छोड़ रहा था क्योंकि उसका लीवर खराब हो चुका था। उधर हम देखते हैं कि माँ को खाना बनाने का बड़ा शौक था, तो वो खाना खजाना टीवी सीरियल देख देख कर सारी रेसिपी बनाती थी और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती थी, इस उम्मीद में कि उनको लोग देखेंगे और खाने का ऑर्डर देंगे। और इन सब में जुल्फी उनका साथ देता था। तभी वहाँ पर बदरू आती है और खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। माँ जो अब तक उससे गुस्सा थी, ये बात सुनकर उनका सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो खुशी के मारे उसे गले से लगा लेती हैं। तभी वहाँ हमजा आता है और माँ से माफी मांगता है, तो माँ उस खुशी में उसे भी माफ कर देती हैं। अब हमजा और बदरू खुशी खुशी साथ रहने लग जाते हैं और हमजा ने दारू भी छोड़ दी थी, पर हमजा के दिमाग में ये बात घूमती रहती थी कि आखिर उसकी कंप्लेन किसने करवाई थी, तो इस बात का पता लगाने में वो जुटा रहता था
और ये देखने मिलता है कि वो बस खुश रहने का नाटक करता है, बल्कि है वो वैसा ही। माँ का जो खाना बनाने का शौक था उसे आगे बढ़ाने के लिए बदरू और जुल्फी उनकी मदद करते हैं और एक टिफिन सर्विस चालू करते हैं जिसमें कि माँ बेटी खाना बनाती थी और जुल्फी खाना डिलीवरी करने का काम करता था। अब हम देखते हैं कि हमजा उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है जिससे जुल्फी ने कंप्लेन करी थी और उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके उगलवा लेता है कि कंप्लेन किसने करी थी। अब ये जानने के बाद हमजा सीधा जुल्फी से मिलता है और उस पर शक करने लग जाता है कि इसका चक्कर बदरू के साथ चल रहा है। तो जुल्फी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। जुल्फी बदरू को खबर दे देता है कि हमजा को पता चल गया है कि कंप्लेन उसने ही करवाई थी और तुम्हें इस बारे में पता था। तो अब वो गुस्से में घर जा रहा है। हमजा गुस्से में घर आता है और बदरू को मारने लग जाता है और वो एक बार भी नहीं सोचता कि वो पेट से है। वो उस पर ही शक करने लग जाता है कि उसका जुल्फी के साथ चक्कर चल रहा है और ये तक इल्जाम लगा देता है कि बच्चा भी उसका ही होगा। वो बदरू को घर से निकल जाने के लिए कह देता है और उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा और हैवानियत भरी हुई थी कि वो बदरू को सीढ़ियों पर से धक्का ही दे देता है और उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता और वहां से एकदम आराम से चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बदरू गिरते लड़खड़ाते अस्पताल पहुंचती है तो उसे वहां डॉक्टर बताती हैं कि गिरने की वजह से तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। ये सुनने के बाद बदरू फूट फूट कर रोती है क्योंकि वो कोई छोटी बात तो नहीं थी। तभी बदरू खुद को ही मार डालने का सोच लेती है और खिड़की से कूदने ही वाली होती है कि वो कुछ सोच कर रुक जाती है। अब सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं कि माँ बदरू के घर जाती हैं क्योंकि उसी ने उनको बुलाया था और जब वो घर में एंट्री लेती हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखती हैं कि बदरू ने हमजा को कुर्सी से बांध रखा है और नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया है। हमजा ने आज तक बदरू के साथ जो भी किया था अब वो उन सभी चीजों का बदला लेने का सोच लेती है और इसीलिए वो खुद को मारने से पहले रुक गई थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो खुद को क्यों मारे जबकि ये हालत तो किसी और ने की है तो उसे ही सजा क्यों ना दें। अब माँ और बेटी दोनों लोग सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है और माँ उसे मार डालने के अलग अलग आइडियाज बताने लगती हैं क्योंकि हमजा के प्रति उनके अंदर नफरत ही भरी हुई थी जो कि सही भी थी क्योंकि वो प्यार करने के लायक तो नहीं था पर बदरू उसे मारना नहीं चाहती थी बल्कि उसे सबक सिखाना चाहती थी और उसने जो जो अब तक किया वही उसके साथ करते हुए ये चाहती थी कि वो उसकी इज्जत करे। हम देखते हैं कि जब जुल्फी घर आता है तो वो लोग उसे भी बता देते हैं कि उन्होंने हमजा की क्या हालत करी है क्योंकि वो जानते थे कि जुल्फी उनका ही साथ देगा। अब बदरू वही लाल ड्रेस लाल हील्स पहनकर अपने चोट के निशानों को मेकअप से ना छुपाते हुए उन्हें खुद की सुंदरता में अपनाकर एकदम अच्छे से तैयार होती है और हमजा के पास जाती है। हमजा ने एक बार उसे उसकी ही लाल हील्स से मारा था तो बदरू भी उसके साथ वैसा ही करती है क्योंकि उसके अंदर इस बात का गुस्सा भरा पड़ा था कि उसकी वजह से उसका बच्चा मारा गया। हमजा कई दिनों से अपने काम पे नहीं गया था तो उसके बॉस उसे कॉल करते हैं तो बदरू उनसे झूठ बोल देती है कि हमजा अपने गांव गया है क्योंकि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है और वो फोन घर पर ही छोड़कर गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमजा को एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है जिससे कि वो रस्सी को काट कर आजाद हो जाता है। वो बदरू पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ माँ आ जाती हैं और उसे मारकर बेहोश कर देती हैं। माँ के पहचान में एक कसाई वाला था जिसका नाम करीम भाई होता है तो उसके जुगाड़ से वो नशीली दवाई मंगवा लेती हैं ताकि उसका डोज देकर हमजा को नशे में रखें लेकिन थोड़ा बहुत होश में भी रहे। अब हम देखते हैं कि हमजा के बॉस सीधा घर ही आ जाते हैं क्योंकि हमजा के पास कुछ चाबियां थी जिनकी बॉस को जरूरत थी। हमजा को छुपाने के बाद माँ दरवाजा खोल देती हैं तो वो हमजा के बारे में पूछते हैं तो माँ बता देती हैं कि उसके अब्बू गुजर गए हैं तो इसलिए गाँव गया है। बॉस कहते हैं कि हमजा के पिता की मौत तो 1.5 साल पहले ही हो गई थी तो अब बताओ कि तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो। अब दोनों लोग बॉस को हमजा के पास ले जाते हैं जो कि नशे की हालत में लेटा हुआ था तो दोनों ही लोग झूठ बोल देते हैं कि हमजा ने ही झूठ बोलने को कहा था क्योंकि वो इतना ज्यादा पीते हैं कि बीमार हो गए। बॉस उन दोनों की बात का यकीन कर लेते हैं और अपनी चाबी लेकर वहां से चले जाते हैं। अब उन दोनों को एहसास होने लगा था कि ऐसे तो किसी को पता चल ही जाएगा कि हमजा को हमने किडनैप कर रखा है तो वो दोनों खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं उसकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। उधर हमजा के ऊपर नजर रखने के लिए जुल्फी मौजूद होता है तो हमजा अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके जुल्फी को अपनी बोतल में उतारने लग जाता है। हमजा कहता है कि अगर मैं मारा गया तो उन माँ बेटी के साथ तुम भी जेल जाओगे लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम तीनों ही बच जाओगे क्योंकि मैं सब कुछ छोड़कर सीधा गाँव चला जाऊंगा और अच्छा इंसान बनकर वहाँ खेती करूंगा। पुलिस ऑफिसर कंप्लेन लिखने के बाद उनके ही घर की तलाशी लेने का कह देता है जिस बात से उनकी हालत एकदम पतली हो जाती है ये सोचकर कि जो दांव वो खेलने गए थे वो उन पर ही भारी पड़ गया। माँ सोचती हैं कि हम सारा इल्जाम जुल्फी पर ही लगा देंगे
ये कहकर कि एक तरफा प्यार में हमजा को उसने किडनैप कर लिया। जब सभी घर पहुंचते हैं तो उन्हें हमजा कहीं नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि जुल्फी ने उसकी बातों में आकर उसे छोड़ दिया था। जुल्फी बताता है कि उसने कहा कि वो गांव जाकर खेती करेगा और अच्छा इंसान बन जाएगा, तो मैंने उस पर भरोसा करके उसे छोड़ दिया। माँ पुलिस वालों के कान भर देती हैं कि जुल्फी ने ही हमजा को गायब किया है। तो पुलिस वाले जुल्फी पर ही शक करने लग जाते हैं कि बदरू के प्यार में पड़ के उसने उसके पति को गायब कर दिया है। तभी जुल्फी कहता है कि उसे बदरू पसंद ही नहीं है बल्कि उसकी माँ पसंद है। ये सुनकर एक पल को वहाँ सन्नाटा छा जाता है क्योंकि मामला तो यहाँ उल्टा ही हो गया था। पर माँ के चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट देखने को मिलती है क्योंकि ये सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई थी। तभी पुलिस ऑफिसर को खबर मिलती है कि हमजा मिल गया है। तो अब सभी लोग पुलिस स्टेशन भागते हैं। हमजा नशे की हालत में था पर फिर भी वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। पर तभी वहाँ बदरू आ जाती है और खूब नाटक करते हुए उसे घर वापस ले जाने के लिए पुलिस ऑफिसर को मना लेती है। अब उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी कि हमजा नहीं सुधरने वाला क्योंकि जुल्फी ने उसे एक मौका दिया, पर फिर भी वो वापस उनकी कंप्लेन लिखवाने आ गया था। तो अब वो लोग उसे मारने का ही सोच लेते हैं। वो तीनों उसे पहले दारू पिलाते हैं और फिर उसे छत पर ले जाते हैं और वहाँ से फेंकने ही वाले होते हैं कि हमजा कहने लगता है कि ये मौत एक्सीडेंट नहीं लगेगी और तुम सब फंस जाओगे, लेकिन मैं सब कुछ कबूलने को तैयार हूँ और मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम चाहोगे। बदरू दोबारा से उसे घर ले आती है और मोबाइल में वीडियो बनाते हुए उसे वो सब कुछ बोलने के लिए कहती है जो उसने उसे लिख के दिया हुआ था। उसने यही बोलने को कहा था कि मैं अपनी पत्नी को मारता पीटता हूँ और मुझे लगा कि प्रॉब्लम दारू में है, लेकिन जब मेरी मारपीट की वजह से मैंने अपनी बच्ची खो दी तो मैंने उस दिन दारू नहीं पी थी। मतलब कि प्रॉब्लम दारू में नहीं मुझ में है। मैं बदरू को और दुख नहीं देना चाहता, इसलिए सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए अपने गाँव जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाकर बदरू हमजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देती है और तब हमजा सोचता है कि अब वो आजाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि कुछ मर्द बिच्छू की तरह होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते। और यही सोचकर माँ उसको फिर से बेहोश कर देती हैं। फिर इसके बाद वो सभी करीम भाई की मदद लेकर उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाते हैं और वहीं पर बांध देते हैं क्योंकि बिच्छू यानी हमजा कभी भी बदलने वाला नहीं था और जो भी उसने वीडियो में कहा था उसने दिल से नहीं कहा था, बल्कि इसीलिए कहा था क्योंकि उसे आजाद होना था। वो सभी उसे ट्रैक पर बांधकर जाने लगते हैं कि तभी बदरू का मन अचानक से बदल जाता है और वो कहती है कि ये गलत है। माँ उसे समझाती हैं कि तुम अपने कलेजे को मजबूत बनाओ क्योंकि ये इसी के लायक है। बदरू कहती है कि ये इसी के लायक है, लेकिन मैं तो मेंढक हूँ, तो मैं इसके जैसे क्यों बन रही हूँ? मैंने जो किया इज्जत पाने के लिए किया, लेकिन इज्जत तो मेरी है, तो मैं इससे क्यों मांग रही हूँ? इसने जो किया उसकी सजा उसे मिल जाएगी, लेकिन अगर मैंने मारा तो मुझे जिंदगी भर ये याद आता रहेगा। माँ थोड़ी देर कुछ सोचती हैं और फिर उसे छुड़ाने के लिए कह देती हैं और तब हमजा को बचा लेते हैं। उसे बचाने के बाद हमजा बदरू को फिर से मनाने लग जाता है, पर बदरू उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती और उसे जाने के लिए कहने लगती है। बदरू इस बार उसकी बातों में नहीं आती तो हमजा फिर अपने असली रूप में आ जाता है और कहने लगता है कि अब मैं बताऊंगा कि बदला कैसे लेते हैं, और जैसे एक बार में मैंने अपनी बेटी को मारा था वैसे ही तुझे भी मारूंगा। हमजा ऐसे ही बकवास किए जा रहा होता है कि तभी एक ट्रेन आती है और एक तिनके की तरह उसे उड़ाकर लेके चली जाती है और सभी बस देखते रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। अब सभी लोग घर वापस जा रहे होते हैं। तभी माँ बदरू से कहती है कि तुमने जो किया सही किया, अगर मार देती तो जिंदगी भर याद आता रहता। इस बात से यहाँ पर एक राज खुलता है कि बदरू के पिता भागे नहीं थे, बल्कि उसकी माँ ने उन्हें मार डाला था क्योंकि वो भी हमजा की तरह उन्हें रोज मारते पीटते थे। तो एक दिन माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्हें खत्म कर दिया। मारने के बाद माँ बदरू को लेकर करीम भाई के यहाँ पहुंच गई क्योंकि उस वक्त भी वही थे जो उनकी मदद कर सकते थे। और फिर करीम भाई ने उनके पति की लाश ठिकाने लगा दी और फिर हमेशा यही कहानी रह गई कि वो घर छोड़कर चले गए। बदरू ने हमजा से सब कुछ बुलवा कर वीडियो बना लिया था और उसके अकाउंट से पोस्ट भी कर दिया था। तो पुलिस वाले यही सोचते हैं कि शायद हमजा ने खुद ही जाकर सुसाइड कर लिया। तो अब पुलिस भी इस केस को बंद कर देती है और अपने काम में लग जाती है। अब हम देखते हैं कि बदरू ने अकेले ही अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया है और वो काफी खुश है। जो चीजें वो हमजा के साथ रहकर करती थी, जैसे मूवी देखना, आइसक्रीम खाना, घूमने जाना, अब वो अकेले करने लगी है और अब उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं बल्कि मुस्कान है। और यही मैसेज देते हुए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों फिल्म के अंत में हमें यही समझने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि किसी के साथ रहकर ही आपको सारी खुशी मिले, बल्कि अकेले रहकर भी आप अपनी खुशियों के लिए जी सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बुरी बात नहीं है। अगर आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलता है जो कि सपोर्टिव हो, आपसे प्यार करता हो और आपकी केयर करता हो, तो उसके साथ जीवन बिताना अच्छा है और उसकी खुशी में भी अपनी खुशी देखना सही लगता है। पर जब जीवन साथी हमजा जैसा हो तो जीवन अकेले बिताना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि तब आपकी सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं और आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो जिस समाज ने नियम बनाए हैं कि शादी बनाए रखने के लिए थोड़ा सहना जरूरी होता है, उस नियम को तोड़ते हुए आप इस नरक से निकल जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ये बात महिला और पुरुष दोनों में ही लागू होती है, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही शादी होने के बाद अत्याचार नहीं करते, बल्कि महिलाएं भी करती हैं। ऐसे भी कई केसेस हैं जिसमें कि देखा गया है कि शादी के बाद महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं झूठे केस में फंसाने के लिए, या अपने बूढ़े सास ससुर को परेशान करती हैं। तो चाहे महिला हो या पुरुष, अगर कोई भी अपने साथी से परेशान हो तो तब साथ निभाना जरूरी नहीं होता, बल्कि अलग होना ही बेहतर है। बात यहाँ पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की करें तो ये हर घर की कहानी है और हमेशा से होता आ रहा है, और इस बात को बड़ा ही नॉर्मल लिया जाता है, ये कहकर कि शादी में तो ऐसा होता रहता है। फिल्म में बदरू की माँ काफी सपोर्टिव थी, पर अक्सर ये होता है कि घर वाले ज्यादा सपोर्टिव नहीं होते, बल्कि वही कह देते हैं कि इतना तो सहना ही पड़ेगा। इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रथा टाइप की बन जाती है कि हमने सहा है तो तुम्हें भी सहना होगा, क्योंकि शादी में तो यही होता है। फिर इसी के चलते चीजें होती रहती हैं और फिर चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जीना मुश्किल हो जाता है। फिर जब बच्चे हो जाते हैं, परिवार हो जाता है, तो फिर औरत को सभी चीजों का सोचना पड़ता है और फिर वो इस झंझाल में फंसकर रह जाती है। इसीलिए हमें तभी एक्शन ले लेना चाहिए जब पहली बार आपके साथ गलत हो, नहीं तो वो गलत फिर बढ़ता ही चला जाता है। और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। जब आपके ऊपर अत्याचार हो रहा था तब जब लोग नहीं आए तो फिर लोगों के बारे में सोचना ही क्यों। मैंने थप्पड़ मूवी एक्सप्लेन करी थी तो उसमें कई कमेंट आए कि एक थप्पड़ मारने पे इतना ड्रामा क्यों किया। घरेलू हिंसा के लिए एक थप्पड़ भी बहुत होता है और वो भी उसने सबके सामने मारा था। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक औरत एक मर्द को भरी भीड़ में थप्पड़ मारती तो वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। मुझे तो लगता है कि वो पलटकर और मारता। ध्यान रखिए कि मैं शादी में हुए घरेलू हिंसा की बात कर रहा हूँ और कोई बाहरी इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा। वो आपको एक थप्पड़ लग सकता है, पर जब आपको पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा कि वो बस एक थप्पड़ नहीं होता। उस थप्पड़ के पड़ने पर आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाती है। उसने थप्पड़ मारा तो औरत एक बार को माफ कर भी सकती थी अगर वो अपनी गलती मान लेता, पर उसे यही लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और उस चीज के लिए माफी भी नहीं मांगी। तो तब ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं हुआ कि उसने किया क्या है। तो इस वक्त पर सामने वाले को एहसास दिलाना जरूरी होता है कि उसने जो किया वो गलत था, ताकि आगे चलकर वो और गलत ना करे। हमजा गलत पे गलत करते आ रहा था और हर बार गलत करने के बाद वो माफी मांगता और दारू को ब्लेम करता कि उसकी वजह से सब होता है। पर जब उसने बदरू को सीढ़ियों से धक्का दिया तब उसने दारू नहीं पी थी, जिसका मतलब कि दारू की गलती कभी थी ही नहीं। उसे बहुत बार सुधरने का मौका मिला, पर उसने हर मौके का फायदा उठाया और आखिर तक वो नहीं सुधरा, जिसके चलते उसे खुद ही सजा मिल गई। और एक और मूवी एक्सप्लेन करी थी जो कि मूवी तो नहीं थी बल्कि एक शॉर्ट फिल्म थी, जिसका नाम था एक दुआ। उसमें एक मुस्लिम फैमिली दिखाई गई जिनको लड़का चाहिए था, तो जब लड़की हुई तो उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। तो उस शॉर्ट फिल्म में मैसेज देने की कोशिश करी गई कि लड़की पैदा होना कोई गलत नहीं है, पर इस मैसेज को समझने के बजाय लोगों को ये दिखा कि इसमें मुस्लिम धर्म दिखाया गया है और हमें बुरा दिखाया गया है। लोग अब फिल्म का मैसेज समझने के बजाय ये देखने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं कि किसका क्या नाम है और किस धर्म को दिखाया गया है, ताकि फिर उस पर अपनी टिप्पणी कर सकें। मुस्लिम फैमिली को लेकर कुछ दिखाया जाए तो वो लोग बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसा क्यों दिखाया, और वहीं दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि हाँ इनके यहाँ तो ऐसा ही होता है। वहीं हिंदू फैमिली को लेकर दिखाया जाए तो वो लोग बुरा मान जाते हैं और वहीं दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं कि हाँ इनके यहाँ तो ऐसा ही होता होगा। इस धर्म की बहसबाजी में फिल्म में जो मैसेज होता है उसकी आवाज कहीं दब सी जाती है और उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। साफ बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं पे अत्याचार, पुरुषों पे अत्याचार, या माँ बाप पर अत्याचार, या लड़की होने पर इलीगल अबॉर्शन करवा देना और ऐसे ही कई सारे जो क्राइम है वो हर फैमिली में होते हैं और इसका धर्म से लेना देना है ही नहीं। लोग अपने धर्म को डिफेंड करने लग जाते हैं और ऐसा जताते हैं कि उनके धर्म में रहने वाले लोग तो ऐसा करते ही नहीं है। पर सच तो ये है कि धर्म तो हमें कुछ भी गलत करना नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी इंसान गलत काम करता ही है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यहाँ मैं धर्म को नहीं बल्कि लोगों को गलत कह रहा हूँ जो धर्म का सहारा लेकर अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमारे में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो इतने कायदे कानून
कानून बनाने की जरूरत ही न पड़ती और देश एकदम अच्छे भले लोगों से भरा होता, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी को ये बात समझनी पड़ेगी कि इन सब चीजों का धर्म से लेना देना नहीं है, बल्कि हम इंसान ही हैं जो अच्छी या बुरी चीजें करते हैं। तो धर्म को साइड करके जो समाज में गंदगी फैली हुई है और ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं उन पर एक्शन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर को बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव दिखाया गया है, जो कि बहुत नई बात है, क्योंकि ज्यादातर फिल्मों में तो पुलिस को विलन के रूप में ही दिखाया जाता है। तो लोग ये कह सकते हैं कि जब पुलिस वाला अच्छा मिला था तो बद्रू को पुलिस कंप्लेन ही लिखवानी चाहिए थी, कानून को खुद के हाथ में नहीं लेना चाहिए था। पर बात यहाँ ये है कि बद्रू का खून तब खौला जब उसकी बच्ची मारी गई। अगर वो कंप्लेन लिखवाती भी तो बस ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केस में 3-4 साल के लिए जेल होती और फिर वो छूट जाता। तो उसे एक बच्चे को मारने की सजा तो नहीं मिलती और जो दर्द और पीड़ा उसने सही उसके लिए इतनी सजा तो कम ही है। तो शायद इसीलिए उसने ये कदम उठाया और खुद ही सजा देने का सोच लिया। अगर आप में से कोई वकील है तो कमेंट करके सभी को ये जानकारी जरूर दीजिएगा कि ऐसे केसेस में कौन सी धाराएं लगती हैं और क्या सजा मिलती है। जब ये फिल्म आने वाली थी तो इस फिल्म को बॉयकॉट किया जाने लगा, ये कहकर कि इसमें पुरुषों के ऊपर घरेलू हिंसा को दिखाया गया है और इस बात का मजाक बनाया गया है। मूवी देखे बिना ही लोगों ने ये ट्रेंड चालू कर दिया, लेकिन जब फिल्म सामने आई तो सभी बॉयकॉट करने वाले लोगों की बोलती बंद हो गई। तो इस बॉयकॉट वाले झंझाल के ऊपर जो वीडियो बनाई है इसे आप देखिएगा जरूर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक्टिंग की बात करें तो नो डाउट कि आलिया भट्ट ने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है और अब तक वो इतने अच्छे किरदार निभा चुकी हैं कि उन्हें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी अच्छी अदाकारा हैं। भले ही उनको ट्रोल किया जाता है और कई लोगों को पसंद नहीं है, पर इस बात को आप नकार नहीं सकते कि वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं। जिनको उनकी एक्टिंग देखनी है वो उनकी राजी, हाईवे, डियर जिंदगी, उड़ता पंजाब, गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी देख सकते हैं। शेफाली शाह दिल्ली क्राइम सीजन 1 के बाद से एकदम ही निखर कर सामने आई हैं और एक के बाद एक बेहतरीन कैरेक्टर निभाते हुए सबको अपनी एक्टिंग का फैन बना रही हैं। उन्होंने इस फिल्म में भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने रोल को निभाया है और काफी बढ़िया एक्टिंग करी है। वहीं विजय वर्मा भी काफी जाने माने कलाकार हैं और एक्टिंग के मामले में वो भी बेस्ट माने जाते हैं और उनकी एक्टिंग भी सही देखने को मिलती है। बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको सहने की जरूरत नहीं है, आप उस माहौल से निकल सकते हो। शादी के बंधन में प्यार, केयरिंग, लगाव, घूमना फिरना, हंसना बोलना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना होता है, पर ये किसी को हक नहीं मिलता कि वो एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाए या मारे पीटे। मस्ती मजाक में सभी लड़ाइयां करते हैं, पर जब बात सीरियस हो तो उसे टाले नहीं, बल्कि एक फैसला लें और सोच समझ कर समझें कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो ये था एक्सप्लेनेशन डार्लिंग्स मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।